बिजली की खोज की सच्चाई फ्रैंकलिन की पतंग उड़ाने की पुरानी कहानी से कहीं अधिक जटिल है। यह तो वास्तव में 2000 साल से भी पीछे चली जाती है। ईसा पूर्व प्राचीन यूनानियों ने पाया कि एम्बर, एक प्रकार की राल पर फर रगड़ने से दोनों के बीच एक आकर्षण बल पैदा होता है। 1930 के दशक की पुरातात्विक खोज में तांबे की चादरों वाले बर्तन मिले थे। शोधकर्ताओं ने निर्धारित किया कि वे वास्तव में प्राचीन बैटरियां थीं और संभावना है कि फारसी उनका उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने के लिए कर रहे थे। 17वीं शताब्दी तक बिजली से संबंधित कई अन्य खोजें हो चुकी थीं, जैसे एक प्रारंभिक इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर का आविष्कार। वर्ष 1600 में अंग्रेजी चिकित्सक विलियम गिलबर्ट ने लैटिन शब्द इलेक्ट्रिकस का इस्तेमाल उस बल का वर्णन करने के लिए किया जो कुछ पदार्थों पर एक दूसरे पर रगड़े जाने पर उत्पन्न होता है। कुछ साल बाद एक अन्य अंग्रेजी वैज्ञानिक थॉमस ब्राउन ने इलेक्ट्रिसिटी शब्द का इस्तेमाल किया। 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक पतंग, एक चाबी और एक तूफान के साथ अपना प्रसिद्ध प्रयोग किया। इसने केवल यह साबित किया कि बिजली और छोटी विद्युत चिंगारी एक ही चीज हैं। इन सबसे अलग इतालवी भौतिक विज्ञानी एलेसेंड्रो वोल्टा ने पाया कि विशेष रासायनिक प्रतिक्रियाएं बिजली पैदा कर सकती हैं। और 1800 में उन्होंने वोल्टाइक पाइल का निर्माण किया। 1831 में बिजली प्रौद्योगिकी में उपयोग के लिए व्यवहार्य हो गई जब माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिक डायनेमो, एक प्रारंभिक बिजली जनरेटर, का निर्माण किया। फैराडे के इस साधारण आविष्कार में एक चुंबक का इस्तेमाल किया गया था जिसे तांबे के तार की कुंडली के अंदर घुमाया जाता था, जिससे तार में एक छोटी सी विद्युत धारा प्रवाहित होती थी। इसने अमेरिकी थॉमस एडिसन और ब्रिटिश वैज्ञानिक जोसेफ स्वान के लिए रास्ता खोला, जिन्होंने लगभग 1878 में अपने अपने देशों में गर्मागर्म फिलामेंट लाइट बल्ब का आविष्कार किया। हालांकि इससे पहले भी अन्य लोगों द्वारा लाइट बल्ब का आविष्कार किया जा चुका था, लेकिन गर्मागर्म लाइट बल्ब पहला ऐसा व्यावहारिक बल्ब था जो लगातार कई घंटों तक जल सकता था। हजारों सालों से गोल आकृतियां मौजूद थीं, लेकिन उन गोल चीजों का इस्तेमाल मानवता को आगे बढ़ाने के लिए करने में एक अद्भुत प्रतिभा का स्पर्श लगा। और यह स्पर्श लगभग 6000 साल पहले कांस्य युग में लगा। पहिए के बारे में मुश्किल बात यह एक सिलेंडर के लुढ़कने की कल्पना करना नहीं थी, बल्कि यह थी कि इसे कैसे इस्तेमाल और नियंत्रित किया जाए। वह अद्भुत प्रतिभा का स्पर्श था पहिए और धुरे एक्सल की अवधारणा। पहियाधुरा प्रणाली का इन सभी कारकों के प्रति इतना संवेदनशील होना इस बात का संकेत है कि इसे चरणों में विकसित नहीं किया जा सकता था। जिसने भी इसका आविष्कार किया होगा, उसके पास मोटे तनों वाले पेड़ों से प्राप्त लकड़ी के चौड़े तख्ते उपलब्ध होंगे ताकि बड़े गोल पहिए बनाए जा सकें। उन्हें बारीक फिट होने वाले छेद और धुरे बनाने के लिए धातु के औजारों की भी आवश्यकता थी। और निश्चित रूप से उन्हें जमीन पर भारी बोझ ढोने की आवश्यकता भी रही होगी। पहिए का आविष्कार इतना चुनौतीपूर्ण था कि यह शायद केवल एक बार एक ही स्थान पर हुआ। हालांकि ऐसा लगता है कि उस स्थान से यह यूरेशिया और मध्य पूर्व में इतनी तेजी से फैला कि विशेष। नंबर 3, वायरलेस टेक्नोलॉजी। 1890 के दशक की शुरुआत में निकोला टेस्ला ने विद्युत पर शोध शुरू किया। 1889 में पेरिस एक्सपोजिशन यूनिवर्सिटी के अपने दौरे के दौरान टेस्ला को हर्ट्ज के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के प्रयोगों के बारे में पता चला, जिनमें कुंडलियों और स्पार्क गैप का उपयोग किया गया था, और उन्होंने उन प्रयोगों को दोहराना शुरू कर दिया। टेस्ला इस नतीजे पर पहुंचे कि मैक्सवेल, लॉर्ड और हर्ट्ज अपने निष्कर्षों में गलत थे कि हवा के माध्यम से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें प्रसारित हो रही थीं। 1891 में उन्होंने एक उपकरण विकसित किया जो प्रति सेकंड 15,000 चक्र पैदा करता था और अपनी स्वयं की एक बहुत बड़ी एयर गैप्ड कुंडली विकसित की,
जिसे अब टेस्ला कॉइल के नाम से जाना जाता है। टेस्ला ने प्रस्ताव रखा कि इस वायरलेस तकनीक को सूचना की दूरसंचार के लिए एक प्रणाली में विकसित किया जा सकता है। उस समय के कई वैज्ञानिकों की तरह निकोला का भी मानना था कि भले ही रेडियो तरंगे मौजूद हों, वे शायद केवल सीधी रेखाओं में यात्रा करेंगी, जिससे वे लंबी दूरी के प्रसारण के लिए बेकार हो जाएंगी। कोलोराडो स्प्रिंग्स में उनके प्रयोगशाला कार्य और बाद के बड़े पैमाने के प्रयोगों ने उन्हें इस निष्कर्ष पर पहुंचाया कि एक विश्वव्यापी वायरलेस प्रणाली को इस सीमा को दूर करने के लिए संकेत का संचालन करने के साधन के रूप में पृथ्वी का ही उपयोग करना होगा। टेस्ला ने एक रेडियो नियंत्रित नाव भी विकसित की, जिसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच सुरक्षित संचार था और जिसका उन्होंने 1898 में प्रदर्शन किया। टेस्ला ने अपनी नाव को टेली ऑटोमेशन, ऐसे कुछ ही क्षण होते हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि उन्होंने न सिर्फ इतिहास का रुख बल्कि हमारे जीने का तरीका भी बदल दिया। एक ऐसा ही क्षण 1876 में तब आया जब अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने एक बिजली के तार के जरिए बात की और टेलीफोन का जन्म हुआ। दूसरा क्षण 1825 में आया जब जॉर्ज स्टीफेंसन ने अपने नए स्टीम लोकोमोटिव को चलाया और आधुनिक रेलवे का सृजन किया। और तीसरा क्षण द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे अंधेरे दिनों की एक शाम को आया, जब कोवेंट्री के एक युवा आरएएफ अधिकारी ने देखा कि कैसे 12 साल की कड़ी मेहनत रंग लाई और उनके सटीक नाम पायोनियर, अग्रदूत वाला विमान एक सुरक्षित लिंकनशायर एयर बेस से आकाश में गरजता हुआ उड़ चला। फ्रैंक विटल ने अभी-अभी जेट यात्रा का आविष्कार किया था। आधुनिक उड़ान का इतिहास 2 चरणों में बंटता है। पहला चरण उस दिन शुरू हुआ जब राइट बंधुओं ने 1903 में पहली नियंत्रित शक्ति चालित उड़ान भरी, और दूसरा चरण 15 मई 1941 की उस लिंकनशायर की गोधूली बेला में शुरू हुआ। 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ ने दुनिया का पहला मानव निर्मित उपग्रह स्पुतनिक कक्षा में स्थापित किया। यह उपग्रह ज्यादा कुछ नहीं करता था, सिर्फ अपने रेडियो ट्रांसमीटर से बीप की आवाज भेजता हुआ पृथ्वी का चक्कर लगाता था और इस प्रक्रिया में अमेरिकियों को खूब डरा रहा था। लेकिन इसने एक महान अंतरिक्ष होड़ को जन्म जरूर दिया। यह 2 महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध का दौर था। दोनों के पास परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने को बेताब ट्रिगर फिंगर थी और दोनों पक्ष जानते थे कि अंतरिक्ष की भयानक निर्वात वैक्यूम वह मंच होगा जहां ये विरोधी आमने सामने होंगे, या फिर उम्मीद थी कि कभी न हो। उन्हें डर था कि बस एक मिसाइल पूरे टेलीफोन लाइनों के नेटवर्क को नष्ट कर सकती है, जो कुशल लंबी दूरी की संचार को संभव बनाती थीं। 1962 में MIT और ARPA के एक वैज्ञानिक JCR लिकलिडर ने इस समस्या का एक हल प्रस्तावित किया, कंप्यूटरों का एक गैलेक्टिक नेटवर्क जो एक दूसरे से बात कर सकें। ऐसा नेटवर्क सरकारी नेताओं को संवाद करने में सक्षम बनाता, भले ही सोवियत ने टेलीफोन सिस्टम को नष्ट कर दिया हो। 1965 में MIT के एक अन्य वैज्ञानिक ने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक सूचना भेजने का एक तरीका विकसित किया, जिसे पैकेट स्विचिंग कहा जाता है। पैकेट स्विचिंग डेटा को ब्लॉक्स या पैकेट्स में तोड़ देती है, उसे भेजने से पहले। इस तरह हर पैकेट स्थान से स्थान तक अपना रास्ता खुद चुन सकता है, बिना किसी एक सीधे कनेक्शन पर निर्भर रहे। 1969 में ARPANET ने अपना पहला संदेश दिया, एक नोड से दूसरे नोड तक, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक का संचार। लेकिन एक कंप्यून वैज्ञानिक विंसेंट सर्फ द्वारा यह समस्या सुलझाने में कि उन सभी नेटवर्क कंप्यूटरों को वास्तव में आपस में जोड़कर बातचीत करने के लिए कैसे प्राप्त किया जाए, लगभग 10 साल और लग गए। वह इंटरनेट जिसे हम सभी जानते हैं, वह वास्तव में 1991 तक अस्तित्व में नहीं आया। उस वर्ष स्विट्जरलैंड में एक कंप्यूटर प्रोग्रामर टिम बर्नर्स ली ने वर्ल्ड वाइड वेब का परिचय दिया।
एक ऐसा इंटरनेट जो सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह फाइलें भेजने के बारे में नहीं था, बल्कि स्वयं ही जानकारी का एक जाल वेब था, जिसे इंटरनेट की पहुंच वाला कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता था। और ये हैं हमारी शीर्ष 5 आविष्कार जिन्होंने दुनिया बदल दी।